तो मेरा जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ। सिविल सेवा की तैयारी में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कि आप यदि आक्रामक दृष्टि से बोल सकते हो तो हम भी दृढ़ता से बात कर सकते हैं। पत्रकार मदन सिंह हत्याकांड, राजीव गांधी से मुलाकात हुई थी। मैं वहाँ का सुरक्षा प्रभारी था। आपको तो उन्होंने हीरो बता दिया था। मेरा संघर्ष दिख रहा था, जो हमने मेहनत की वो थी। भैरव सिंह जी शेखावत आपको हेलीकॉप्टर में बैठा के क्यों ले गए थे? कि क्या हरी उदयपुर का रास्ता जानते हो? मैंने कहा साहब जानता हूँ। रामदेव सिंह महरिया से गर्मा गर्म बहस आपकी हो गई थी। बहुत फेमस और बहुत ही शर्मनाक अजमेर का ब्लैकमेल कांड है। युवक को खुद को आग लगानी पड़ गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से 50 मिनट तक आपने अकेले में बात की थी। क्या बातें हुई थी? आज के जमाने में सिविल सर्विसेज का बहुत क्रेज है। किताब में अनेक बार आपने अपनी धर्म पत्नी सुमन जी का जिक्र किया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान ने बचपन में अपने स्कूल में एक पुलिस के अधिकारी को अपने मास्टर जी से तेज आवाज में बात करते हुए सुना। तभी से उन्होंने तय कर लिया कि बड़ा होकर के मैं पुलिस का अधिकारी बनूंगा। बड़े हुए तो जॉब लगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, पर बचपन का सपना था पुलिस का अधिकारी बनने का, तो लग गए मेहनत में और फाइनली पुलिस के अधिकारी बन भी गए। बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में दोस्तों के साथ मिलकर के तरबूज की खेती करने की सोचा कुछ पैसे कमा लेंगे, पर दिन रात मेहनत करने के बाद भी कुल बचत हुई 50 रुपए की, क्योंकि सारे तरबूज तो दोस्तों को खिला दिए थे। हमारे आज के मेहमान को बचपन का हर एक दोस्त याद है, यहाँ तक कि वो दोस्त भी याद है जो 1-2 क्लास साथ पढ़ा था, उसका हाथ चारे की कुट्टी पे कट गया था। बचपन में घर के हालात कमजोर थे। होली पर नई कमीज मिलने का ऐसा चाव था कि पूरे दिन दर्जी की दुकान पर बैठे थे, और जब शाम को दर्जी ने कमीज सिल करके दी, शरीर में ऐसा जोश भर गया कि आधे घंटे में 4.5 किलोमीटर की दौड़ लगा करके पहुंचे। जब भी किसी दोस्त को जरूरत होती है तो उसको बिना बताए, बिना उससे पूछे उसकी मदद में लग जाते हैं। जब बात समाज की आती है तो जेब से पैसे खर्च करने में 2 मिनट भी नहीं लगाते हैं। पुलिस अधिकारी बने तो अपनी ईमानदारी के चलते बार बार ट्रांसफर होता रहा। जब भी किसी विधायक का कोई गलत काम करने का मैसेज आता तो साफ साफ मना कर देते, और इसी आदत के चलते अनेकों बार अपने आला अधिकारियों के साथ रिश्ते भी बिगड़े। पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अधिकारियों का गलत बात करने की बात को मान लिया हो। यहाँ तक कि एक बार तो मंत्री जी को यहाँ तक कह दिया कि अगर आपका समर्थक और आपके रिश्तेदारों ने कोई भी अपराध किया है तो मैं सख्त कार्रवाई करने से बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। आज के हमारे मेहमान हैं रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हरि प्रसाद जी शर्मा। आइए जानते हैं इनसे इनकी मन की बात। सर, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। कैसा लग रहा है इतने साल की सेवा के बाद में आराम की जिंदगी जीना? खैर, अभी तक आराम तो पूरी तरह नहीं मिला, लेकिन अच्छा लग रहा है कि आप किसी भी बड़ी जिम्मेदारी से, उत्तरदायित्व से मुक्त होते हो, फ्री होते हो, तो एक सुकून का भाव जरूर पैदा होता है। वैसा ही महसूस हो रहा है। चलिए, पॉडकास्ट की शुरुआत में हम आपके बचपन से जानते हैं कि घर परिवार कैसा था, क्या हालात थे, और वहाँ से निकल के आप किस तरह से आपकी जर्नी रही, तो एक छोटा सा हमें बता दीजिए। तो मेरा जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ, लेकिन हमारे पास में ये बात ज़रूर है कि पैतृक ज़मीन काफ़ी थी एक्चुअली, लेकिन पिताजी और उतने ज़्यादा साधन नहीं होने की वजह से हम प्रभावी तरीके से खेती नहीं कर पाते थे। काफ़ी 20-22 बैल, गायें, भैंस, ये सारे जानवर हमारे घर पे रहते थे। तो सही बात तो है कि वैसे हमारे पास आर्थिक साधनों का अभाव था, लेकिन हमें बचपन के 10-11 साल मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे पास किसी प्रकार का कोई कमी है या अभाव है। नेचुरली 90% गाँव में सभी की यही सिचुएशन थी कि खेती में कभी अकाल पड़ जाता था, कभी संकट आता था, तो कभी अच्छा रहता था, कभी खराब स्थिति होती थी, लेकिन कुल मिला के वो एक अच्छा सफ़र था एक किसान परिवार में पैदा होना। जैसा आपने बताया, आप साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो सिविल सेवा की तैयारी में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? उस ज़माने में कोचिंग तो होती नहीं थी, तो बिना कोचिंग के किस तरह से आपने अपनी तैयारी को अंजाम दिया? कोचिंग का तो कोई वर्ड ही नहीं सुना था, सोच भी नहीं सकते थे, दिमाग में नहीं। इवन उस समय ट्यूशन करना भी बहुत गलत समझा जाता था बच्चे के लिए भी, और यदि कोई टीचर ट्यूशन करता था उसको भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। तो जो कुछ तैयारी की मैंने मेरे हिसाब से, मेरे जो भी अन्य सब भी साथी थे वो अपने हिसाब से तैयारी करते थे, अपने हिसाब से बुक्स पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैंने आईएएस की प्रीलिम में हिस्ट्री ऑप्शनल लेना, उसमें 2 होते थे पेपर, एक कंपलसरी जनरल नॉलेज और एक ऑप्शनल, वो मैंने हिस्ट्री ली। हालांकि बीएससी मैथमेटिक्स किया था मैंने। तो मैं सिर्फ चौड़ा रास्ता में गया और वहाँ एक दुकानदार से कहा मुझे 2 हिस्ट्री की किताब चाहिए। तो उन्होंने मुझे भारतीय प्राचीन भारत का इतिहास और वर्तमान भारत का इतिहास की 2 किताब दे दी।
और वो जनरल नॉलेज और वो किताब पढ़ के मैंने IAS प्रीलिमिनरी दी और मेरा पहला चांस में प्रीलिमिनरी में प्राथमिक में सिलेक्शन हो गया फर्स्ट टाइम में। जबकि मेरे कोई किताबों का गाइड करने वाला नहीं था। मैंने जस्ट एक दुकानदार के पास जाके कहा कि मुझे 2 पुस्तक चाहिए। उन्होंने हिस्ट्री की 2 पुस्तक दे दी। जनरल नॉलेज की हमने हमारे हिसाब से एक उपकार प्रकाशन की हुआ करती थी, वो पढ़ी और उसके आधार पे मेरा सिलेक्शन हो गया। नौकरी शुरुआत के दिनों में आपने लालू पहलवान का जिक्र किया है। ऐसी क्या मजबूरी थी तब के मुख्यमंत्री की उनकी फांसी सजा को उनको कम करवा करके आजीवन कारावास में बदलवाना पड़ा? क्योंकि जो बात सामने आई थी, जो लोग बताते थे कि मुख्यमंत्री उदयपुर शहर के ही रहने वाले थे, वहीं से चुनाव लड़ते थे और आप जानते हो कि चुनाव के समय कई जातियों का सामाजिक दबाव ये करके तो राजनेताओं के सामने भी कई बार एक व्यवस्थाएं होती है, मजबूरियां होती है, जिसको लोकतंत्र में आप वोटों की कह सकते हो या अन्य कोई प्रेशर्स हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट मुझे कारण पता नहीं, लेकिन ये सत्य है कि उन्होंने जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस मामले में उनकी भरपूर मदद की थी। ये लोगों को, उदयपुर के शहर के प्रमुख लोगों को उन्हीं के मुख से ये मैंने बात सुनी थी। आपकी पहली रेगुलर पोस्टिंग कहाँ पे हुई थी? उसका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी त्रिपुरा, अगरतला, RAC असिस्टेंट कमांडेंट। उसका कारण क्या था कि किसी को भी हमारे बैच के 22 अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जानी थी। तो मैं जो कम उम्र वाले थे और मेरिट में हाई थे, उनको DG साहब ने, जो रघुनाथ सिंह कपूर थे, उन्होंने बाहर भेजा। RAC की एक बटालियन हुआ करती थी हमारे राजस्थान की, तो उसमें हम 3 ऐसे अधिकारी थे जो मेरिट में आए थे। मैं, महेंद्र सिंह चौधरी और संजीव उपमन्यु, जिनको कम उम्र की वजह से और मेरिट में हायर स्थान होने की वजह से बाहर जाना पड़ा। क्योंकि उन लोगों का, मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ, उच्च अधिकारियों का ये मानना था कि जो कम उम्र के अधिकारी होते हैं, संभावना है कि उनकी शादीशुदा वो नहीं होंगे, जबकि उनको हमारा बैकग्राउंड पता नहीं था कि गांव में कम उम्र में शादी हो जाती है। उस आधार पे उन्होंने शायद वो हमें पोस्टिंग दी थी त्रिपुरा। ऐसा क्या हुआ था सीकर में तब के मंत्री रामदेव सिंह महरिया से गर्मा गर्म बहस आपकी हो गई थी? कारण ये था कि उनके एक रिश्तेदार थे जो रिटायर्ड आर्मी के अफसर थे। उन्होंने किसी एक लैंड ऑर्डर कोऑपरेटिव के चुनाव में फायरिंग की। फायरिंग से सामने वालों को लगा, घायल हो गए गंभीर रूप से। तो निश्चित रूप से हमने उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में वो हथियार बरामद करना था जिनसे वो गोली चली। उन्होंने कहा कि मेरा वो हथियार है, मेरे गांव में घर पे रखा हुआ है। तो हम उनको ले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं, आप अनुमति दो तो घर पे खाना खा लो। तो एक आर्मी ऑफिसर था, हमने उनका सम्मान रखते हुए उनको कहा कि आप आराम से खाना खा लो। खाना खाने के बाद पता नहीं उनकी मानसिकता चेंज हो गई, क्या हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, हथियार तो घर पे मौजूद नहीं है। तब मैंने उनको कहा, देखो हथियार बरामद करना अति आवश्यक है। अगर आपने सीधे सरल तरीके से नहीं कराया तो हमें थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। वो नहीं माने तो हमने थोड़ी सी उनके साथ सख्ती की। उसका नतीजा हुआ कि वो हथियार हाथों हाथ बरामद हो गया। इस बात को लेकर रामदेव सिंह जी महरिया जो मंत्री थे, उनको एक व्यक्ति से नाराज़गी हुई। उन्होंने टेलीफोन किया कि मैं आपकी शिकायत करूंगा। तो मैंने कहा, भाई जब शिकायत करनी हो तो मुझे क्यों बता रहे हो, जहाँ करनी है कर दो। तो इस बात से वो थोड़े और हो गए। तो कहा, मैं आपके निलंबन के लिए मैं प्रयास करूंगा। तब मेरे को भी थोड़ा आवेश आ गया और मैंने भी उनको 3-4 बातें दृढ़ता सुन दी कि बदमाशी आपके रिश्तेदार करें और परिणाम हमें भुगतना पड़े, ऐसा संभव नहीं है। यदि बदमाशी आपके रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने की तो हम उनको के साथ सख्ती से पेश आएंगे, दृढ़ता से कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए। राजीव गांधी से मुलाकात हुई थी, क्या बात हुई? हाँ, ये बात सही है कि जब उन्होंने 1987 में अगस्त में वो अकाल की स्थिति में खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए उन्होंने एक दौरा किया था राजस्थान का, तो वहाँ उनको दातारामगढ़ में उनका 20 मिनट का हॉल्टेज था। वहाँ पर उनको एक पेड़ भी लगाना था। तो नेचुरली सुरक्षा, मैं वहाँ का सुरक्षा प्रभारी था, उसके नाते मैं उनके साथ था। उन्होंने एक गुलमोहर का पेड़ लगाया। तो मेरे से पूछा कि ये काहे का पेड़ है, तो मैंने कहा साहब गुलमोहर का। तो ऐसे कैसे हो गया? तो मैंने बताया कि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बरसात कम होती है, तो पेड़ भी अपना थोड़ा सा रंग बदल देते हैं, हल्के पड़ जाते हैं। खैर वो उनसे हुई। वो राजस्थान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के इच्छुक थे। मैंने अपनी जितनी भी जानकारी थी उसके आधार पे उनको बताया। तो उन्होंने 5-6 मिनट मेरे से बात की और निश्चित रूप से मेरे लिए वो एक सुखद अनुभव था, एक जानकारी का।
रूप कंवर सतीकांड के बारे में काफ़ी बातें होती है। संभवतः ये आज़ाद भारत का आखिरी सतीकांड है। आज तक उसके बारे में बातें की जाती है, देश विदेश में लगातार चर्चाएं बना रहा। इसको कैसे मैनेज किया गया, प्रशासन ने इस पूरे मैटर को किस तरह से देखा? निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका था उस समय, और हमारे पुलिस के सामने यह था कि चूंकि उस समय ये नीमका थाना क्षेत्र का मामला था, मैं उस क्षेत्र का डीवाईएसपी नहीं था, पर उस क्षेत्र के जो डीवाईएसपी थे वो अपने मदर की डेथ होने की वजह से छुट्टी पे थे, इसलिए मुझे शुरुआत में उस इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करना पड़ा। तो हमने ढंग से वो इन्वेस्टिगेशन किया। ये बात सामने आई कि पुलिस को पहले पता नहीं लगा सती होने का, बाद में ही पता लगा, इसलिए रोका जाना तो प्रिवेंशन तो संभव नहीं था। लेकिन बाद में यह आया, और उस वाले मामले में प्रधानमंत्री जी ने तत्कालीन जो राज्य गृह मंत्री थे चिदम्बरम जी, उनको भी भेजा था विशेष रूप से। उसमें कलेक्टर एसपी का ट्रांसफ़र भी हुआ। लेकिन इशू ये हो गया था कि ठीक है कानूनी दृष्टि से वो था, लेकिन आम जनता में जिस भी परिवार में सती होती थी या जो महिला सती होती थी, उसकी चारित्रिक दृढ़ता और उसके त्याग बलिदान की वजह से एक विशेष सम्मान और महत्व आम जनता में होता था। कानूनन दृष्टि से किसी का महिमा मंडन करना उचित नहीं था, लेकिन जब उनका जो था उस मौके पे करीब 8 लाख आम जनता उपस्थित हुई उस ज़माने में, तो उसकी जो कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो जिम्मेदारी वो मुझे सौंपी गई थी। मैं निश्चित रूप से प्रभारी के रूप में मौजूद था, और हमारे उस समय सबसे तत्कालीन समस्या यही थी कि लोगों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमें शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। और उस दिन 8 लाख लोगों की भीड़ होने के बावजूद भी हमने बहुत ही सुकून और शांति के साथ में वो उस अवसर को निकाला। कोई दंगा नहीं, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, किसी भी प्रकार की। तो ये हमारे एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और हमें इस बात पे हमारा हमारी टीम के साथ हमारी पुलिस फोर्स पे गर्व है। प्रशासन और पुलिस ने मिलके उस फेज़ को बहुत ही शांतिपूर्वक उसको किया है। एक निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन और पुलिस के लिए गर्व की बात थी। आपने अपनी किताब में एक बार बताया है कि आपको बहुत से मुकदमों के अंदर अपनी जेब से पैसा खर्च करके मुकदमा लड़ना पड़ा। क्या ऐसी व्यवस्था कोई है नहीं जहाँ पर राज्य सरकार कुछ आपकी हेल्प करे? और क्या ये बहुत आसान तरीका नहीं है किसी पुलिस अधिकारी को झूठे केसेस में फंसा दो और उसके बाद वो तो उसी में लगा रहेगा और काम करेगा नहीं? बहुत आसान तरीका है। तो आप सही कहते हो कि अगर कोई आदमी इस प्रकार का हो जो खुरापाती दिमाग के हों और पुलिस विभाग के पुलिस अधिकारियों का मनोबल गिराना चाहे, तो बहुत आसान होता है कि आप झूठे बड़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के मुकदमा दर्ज कर लो। जहाँ मेरे ख्याल में है कि राज्य सरकार भी कई बार मदद करती है, लेकिन वो प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि कोर्ट में अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो फिर आपको अपने स्तर पे ही संभालना पड़ता है, वरना उसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो हमारे भी 2-4 बार ऐसी स्थिति आई कि यदि हम राज्य सरकार की उस प्रक्रिया में उलझते तो वो हमारी निश्चित रूप से प्रभावी पैरवी नहीं हो सकती थी। इसलिए हमें व्यक्तिगत स्तर पे ही फीस का इंतजाम करना पड़ा, वकीलों का इंतजाम करना पड़ा और संघर्ष भी करना पड़ा। ये सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है संघर्ष अदालतों में, क्योंकि उसकी अपनी प्रक्रिया होती है। और निश्चित रूप से पुलिस अधिकारी जब जो पर्टिकुलर ये सोचता है कि मैंने सही काम किया, उचित काम किया, और फिर मुझे मुकदमेबाजी फेस करना पड़े, तो ये बहुत ही एक विपरीत और विषम परिस्थिति होती है। लेकिन क्या करो, ये तो जॉब के हर्डल्स है जो आपको फेस करने पड़ते हैं। पाली पोस्टिंग के दौरान मिनिस्टर पुष्पा जैन से क्या बातचीत हो गई थी कि मामला इतना गर्म हो गया? हाँ, ये बात सही है कि जब वो मंत्री बने, ये बात है 90 के आसपास की बात है, 1990 के आसपास, तो वो किसी कार्यकर्ता के खिलाफ, उनके कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा था, उसमें वो उस कार्यकर्ता की हमसे मदद करवाना चाहती थी, लेकिन कानूनी दृष्टि से मदद होना संभव नहीं था। उन्होंने कुछ अधिकारियों के सामने मेरे को यही कहा कि आपको मैंने 2-3 बार बता दिया फिर भी आप मदद नहीं कर रहे, तो मैंने कहा इसमें मदद होना संभव नहीं है। तो वो थोड़ा आक्रामक हुए, तो मैंने भी उसी दृढ़ता के साथ उसका जवाब दिया। तो निश्चित रूप से हर पुलिस अधिकारी को अपने आत्मसम्मान की और गरिमा की रक्षा स्वयं ही करनी पड़ती है, सामने वाला चाहे कोई भी हो। एक बार यदि आप दबाव में आ गए, एक बार अगर अनावश्यक लिहाज में उनकी 4 चीज़ें सुन ली, तो भविष्य में आपको कई बार सुननी पड़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि सामने वाला यदि अपनी मर्यादा की लिमिट है, सीमा को क्रॉस कर रहा है, तो आपको उसी समय एहसास करा देना चाहिए कि मैं
इससे ये मेरे लिए संभव नहीं है आपका दबाव सहने की, आपकी अनावश्यक बात सुनने की। यदि आप कहोगे तो मेरे भी कहने का अधिकार शुरू हो जाता है। यही केवल उनको सुनिश्चित कराया कि आप यदि आक्रामक दृष्टि से बोल सकते हो तो हम भी दृढ़ता से बात कर सकते हैं। दैट्स ऑल ओनली। बाकी व्यक्तिगत रूप से मेरा उनसे कोई किसी प्रकार का नहीं रहा। भैरव सिंह जी शेखावत आपको हेलीकॉप्टर में बैठा के क्यों ले गए थे? हाँ, ये बात सही है कि जब सोजत में डीवाईएसपी था तो निश्चित रूप से उनकी एक कार्यशैली थी, वो संदेश देना चाहते थे किसी कोई, उनको लगता था कि अधिकारी अच्छा है, आम जनता में संदेश देना चाहे, पर्टिकुलर से जनप्रतिनिधियों को, एमएलए वगैरह को, कि भाई इसको मैं अच्छा अधिकारी मानता हूँ। तो वो ऐसा उनका एक अपना अंदाज़ था संदेश देने का। तो सोजत में से वो उदयपुर उनको एक फंक्शन में जाना था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हरी उदयपुर का रास्ता जानते हो? मैंने कहा साहब जानता हूँ। तो उनका ऊपर से या नीचे से? तो मैंने कहा सर मैं तो सड़क का ही जानता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो, एसपी साहब को कहा इनकी गाड़ी उदयपुर भिजवा देना। गिलुंड जगह एक फंक्शन था वहाँ पे, और मेरे को कहा हेलीकॉप्टर में बैठो। तो मैं वर्दी में उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठ गया। एक लगभग घंटा भर का जो सफ़र उनके साथ रहा वो एक अलग ही अनुभव था, अच्छा अनुभव था। तो ये एक उनका एक अपना तरीका था कि उनको वो मेरे कार्यशैली की वो प्रशंसा करते थे। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री स्तर का एक डीवाईएसपी की अधिकारी की निस्वार्थ भाव से उसकी कार्यशैली की तारीफ़ करे। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो सूचना तंत्र था वो बहुत प्रभावी था कि किसी के बारे में भी उनको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता था। ज़मीन पे हर स्तर के लोगों से वो जुड़े हुए रहते थे, खुल के बात करते थे, कम्युनिकेशन, हाजिर जवाबी बहुत थे उनमें, हंसमुख स्वभाव था। और सामने वाला भी अगर उनसे कोई मजाक कर लेता, जैसे मैं एस डीवाईएसपी एडिशनल एसपी भी उनसे एज मुख्यमंत्री से वैसे सोच नहीं सकते, लेकिन मैं मजाक में कुछ भी उनको कह देता था तो उसको कभी अदरवाइज़ नहीं लेते थे, क्योंकि वो केवल नीयत को समझते थे। वो जानते थे कि अच्छी नीयत से यदि कोई बात कर रहा है तो उसको वो बिल्कुल महत्व देते थे, ध्यान से सुनते थे और उस पर गौर करते थे। बहुत फेमस और बहुत ही शर्मनाक अजमेर का ब्लैकमेल कांड है, इसकी एफआईआर आपने दर्ज कराई थी, क्या था ये मामला? बेसिकली मुख्य रूप से यह था कि बहुत सारी जो बच्चियां हैं उनको कुछ एक समुदाय विशेष के उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो वो किसी भी लड़की से दोस्ती करने के बाद में उसको बहला फुसला के उसके साथ आगे उसका शोषण करते, देह शोषण करते, और फिर उसको कहते कि तू तेरी सहेली को लेके आ। तो इस प्रकार से ये एक दुष्चक्र था, बहुत ही घिनौना कृत्य था और शर्मनाक कृत्य था, जिसकी स्थिति ये होगी कि जब ये सामने आया हमने उसको खोला ये, और फिर ये स्थिति आई कि इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, गंभीर रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। तो ओमेंद्र भारद्वाज साहब ने, जो उस समय डीआईजी थे, वो बहुत ही शानदार और प्रतिभावान और ईमानदार अधिकारी रहे हैं। तो उन्होंने ही ये मुख्यमंत्री जी को सजेस्ट किया था कि अब कोई भी जो लेडीज़ है या उनके घर वाले मुकदमा दर्ज कराने के लिए सामने नहीं आ रहे, और पुलिस अधिकारियों में इस मामले में सबसे ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं पुलिस डीवाईएसपी पे, हरिप्रसाद शर्मा पे, तो उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज होगा तो बेटर होगा। तो निश्चित रूप से जब कोई भी जो शोषण का शिकार हुई बच्ची, लड़की, वो तैयार नहीं हुई, उसके घर वाले तैयार नहीं हुए, तो फिर मेरी तरफ से एफआईआर दर्ज हुई, तभी ही इस मामले में कार्रवाई संभव हो पाई। अगर मुकदमा ही दर्ज नहीं होता, कोई एफआईआर दर्ज कराने वाला नहीं होता, कि मैंने जांच की और जांच करने के बाद में इसमें मुकदमा दर्ज कराने की अनुशंसा की, उसके पश्चात ही इस मामले में गंभीर कार्रवाई हुई। और ये संतोषजनक बात यह है कि जो इसमें अपराधी थे, इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। अजमेर का पत्रकार मदन सिंह हत्याकांड, क्या ये भी अजमेर ब्लैकमेल कांड से जुड़ा हुआ था? नहीं, वो कुछ जुड़ा हुआ था, कुछ अलग था। वो उनके बारे में ये लोगों का मानना ये था कि भाई वो जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं उनके खिलाफ वो न्यूज़ छाप देते हैं, जिसमें कुछ तथ्य सही होते थे, कुछ बड़ा चढ़ा के होते थे, उनके चरित्र हनन से संबंधित ऐसा होता। और फिर उसके बाद में वो कहते थे कि ये न्यूज़ छापने के बाद में उसके आधार पे कई लोगों से उगाही करते थे, ये माना जाता था जैसे। तो इस वाले मामले में भी चूँकि ये ऐसा मामला था जिसमें ऐसे कई प्रतिष्ठित लोगों के नाम उछलते थे, अफवाहों के आधार पे, कई बार तथ्यों के आधार पे, तो उसमें उसने काफ़ी न्यूज़ छापी। तो एक बड़ा सा वर्ग है वो निश्चित रूप से नाराज़ भी होता है इसमें। तो
कुछ जुड़ा हुआ था, कुछ उनकी जनरल सामान्य कार्यशैली ऐसी थी जिसकी वजह से ये हो पाया। कोटा में ऐसा क्या हो गया था कि एक युवक को खुद को आग लगानी पड़ गई थी? हमने पुलिस विभाग ने, हमारे पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे यातायात व्यवस्था में स्थायी सुधार हो सके। तो हमने शहर के सड़क पर और फुटपाथों पर जो अतिक्रमण थे उनको हटाने का एक नीतिगत फैसला किया। उसकी चूँकि मैं एडिशनल एसपी था तो लीडरशिप मेरे को ही देनी पड़ी। 25 दिनों तक हमने लगातार गर्मी के मौसम में सारे पुलिस अधिकारियों ने, प्रशासनिक, नगर निगम का, यूआईटी का सहयोग लेके हमने पूरे कोटा शहर का अतिक्रमण हटा दिया। शहर पूरा खुला खुला लगने लगा। लास्ट के फेज़ में जब हम भीमगंज मंडी क्षेत्र में अतिक्रमण हटा रहे थे तो केवल प्रशासन और पुलिस पे दबाव डालने के लिए एक बच्चे ने, उसका मकसद तो उस समय डराना और दबाव डालना ही था, उसने केरोसिन डाल के आग लगा दी। मैं और डीवाईएसपी डॉक्टर रामेश्वर थे, उन दोनों वहीं मौके पे मौजूद थे, तो उन्होंने तुरंत आग को कंबल में लपेट के बुझा दी और बाद में इलाज हेतु जयपुर रेफर कर दिया और वो उनको कोई परेशानी भी नहीं आई, वो पूर्णतः स्वस्थ भी हो गए। लेकिन वो मकसद था उस अतिक्रमण को रोकना। जो अतिक्रमी है तो वो थोड़ा अतिरिक्त भावनाओं में बह गया बच्चा या उनका जो परिवार है। अब अतिक्रमण में जो आगे बढ़े हुए हैं, सड़क पे हैं, उनका अतिक्रमण हटाते हो तो तकलीफ तो होती है, लेकिन आम जनता के हित में और परिवहन की दृष्टि से, पार्किंग की दृष्टि से, यातायात की दृष्टि से अतिक्रमण का हटाया जाना बेहद ज़रूरी है किसी भी शहर के लिए और आम जन समुदाय की दृष्टि से। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से 50 मिनट तक आपने अकेले में बात की थी, क्या बातें हुई थी? ऐसा, मैंने उस समय भुवनेश चतुर्वेदी जी थे, उनकी एक स्कूल है जो मेरे घर के पास ही थी, उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे और उनके ऐसे व्यक्ति थे जिनकी स्कूल में हिंदुस्तान के ज़्यादातर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए हुए हैं। वो बिल्कुल ईमानदार और एक स्पष्टवादी व्यक्तित्व थे। मैंने उनसे कहा कि भाई, मैं जो देश में आर्थिक नीतियाँ अपनाई उस दौर में, तो मैं नरसिम्हा राव की उन कार्यों का, नीतियों का प्रशंसक हूँ। तो मैंने कहा मैं 5-10 मिनट उनसे शिष्टाचार भेंट करना चाहता हूँ, आप मुझे समय दिलवाएं। तो उसने कहा आप चिंता मत करो, आपको 10 मिनट 15 मिनट का मैं समय दिलवा दूंगा। उन्होंने समय दिलवाया, मैं मिला तो यही था, 5 मिनट भी बात हो जाती तो बहुत पर्याप्त था, 10 मिनट। लेकिन मैंने थोड़ा सा, मेरा भी इंटरेस्ट था देश की आर्थिक नीतियों के बारे में, स्थितियों के बारे में, मैंने अपनी तरफ से कुछ बताया। उसके बाद मैं उनको सुनता गया और ऐसा लगता था कि जैसे कोई भारत का पुराने ऋषि महर्षि होते थे, उस प्रकार का उनमें ज्ञान था और गंभीरता थी, शालीनता थी। वो बोलते गए, मैं भी बीच बीच में कुछ अपनी जिज्ञासा जाहिर करता रहा, कुछ क्वेश्चन करता जा रहा। तो वो सिलसिला लगभग 45-50 मिनट तक चलता रहा। मुझे वो नेचुरली एक ऐसा अविस्मरणीय अनुभव था जिसकी कि एक पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की नीतियों को बदला, आप ये जो समृद्धि आई है उसका वो टर्निंग पॉइंट था। जैसे बहुत सारी आर्थिक अवरोधों को उठाया उन्होंने, तो निश्चित रूप से उनके मन में एक, और अपने देश के प्रधानमंत्री रहे तो एक प्रशंसा का, सम्मान का एक भाव था। उसी के वशीभूत होकर मैंने उनसे मुलाकात की थी और वो मेरे लिए बहुत ही शानदार मुलाकात रही। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बारे में कहा जाता है कि वो किसी की आसानी से बड़ाई नहीं करती है, पर आपको तो उन्होंने हीरो बता दिया था, क्या बातें थी वो? हाँ, वो एक ऐसा घटनाक्रम हुआ था जिसमें बेसिकली एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता है अनंत चतुर्दशी पे। तो एक बक्सपुरी की गली होती है, वहाँ पे सरकार ने आदेश किया था कि अखाड़ों को उधर से नहीं जाने देना और बाकी झांकियों वगैरह को, बाकी जुलूस को जाने देना। तो नेचुरली उस जगह मेरी ड्यूटी थी, तो मेरा फ़र्ज था कि अखाड़ों को नहीं जाने दिया जाए। लेकिन उस समय धार्मिक जोश में थे, सारी चीज़ों में थे, तो वो 2000 जो कार्यकर्ता तो अड़ गए कि हम इधर से ही जाएंगे। तो मेरा 3 घंटे संघर्ष चला उनसे कि नहीं जाना, फिर हमने नहीं जाने दिया। और जो राज्य सरकार के आदेश थे, पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश थे, उनकी हमने पूर्ण पालना की और निश्चित किया। तो निश्चित रूप से वो जो चीज़ें, जो संघर्ष किया, वो वीडियोज़ में रिकॉर्ड हो रहा था। दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग रखी, क्योंकि उससे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, काफ़ी शहर में तनाव हो गया था। समीक्षा करने की दृष्टि से वो थी। कईयों ने ये कहा कि हो सकता है इसमें अब एडिशनल एसपी हरिप्रसाद शर्मा का नुकसान हो सकता है, जैसे जो भी कुछ हो सकता है। ये तो मैं उस समय मैं तो कोटा से बाहर अपनी एविडेंस में जालोर जिले में चला गया था। तो जब उन्होंने समीक्षा बैठक रखी और चूँकि मुख्यमंत्री जी थे तो उन्होंने पूरा वीडियो देखा तो निश्चित रूप से उसमें मेरा संघर्ष दिख रहा था।
जो हमने मेहनत की वो थी। तो उन्होंने देख के ये कमेंट किया कि ये अधिकारी कौन है। तो जो नेचुरली वहाँ आईजी साहब बैठे थे, एसपी साहब, उन्होंने मेरा नाम का जिक्र किया। तो उनके मुंह से निकला ही इज़ द हीरो रेस्टार जीरो। तो ये बाद में मुझे उच्च अधिकारियों ने बताया। तो आप काम करते हो अच्छी नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ, निस्वार्थ भावना के साथ में, तो वो दृष्टिगत निश्चित रूप से होता है, वो चाहे मुख्यमंत्री के स्तर पे हो चाहे उच्च अधिकारियों के स्तर पर। 2006 में गुर्जर आंदोलन देश भर में काफ़ी फेमस रहा। क्या कमी रह गई थी पुलिस की और प्रशासन की कि आंदोलन इतना उग्र हो गया? ये बात सही है कि मैं उससे जब गुर्जर आंदोलन का लैंड ऑर्डर हुआ उस समय तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन जब ये घटनाक्रम हो गया तब मेरे को पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिया कि आपको वहाँ पे पहुँचना है मौके पे महुआ, और वहाँ पे इस संबंध में FIR दर्ज करने में और कानूनी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन में आपको सहयोग करना है। तो निश्चित रूप से मैं जब रवाना हुआ वहाँ पहुँचा तो मेरे साथ रहे हुए एक अधिकारी सवाई सिंह गोदारा थे। हम दोनों, मेरे को फिर 9 दिन वहीं रहना पड़ा। तो वहाँ पे हम दोनों रहे, मौके की स्थिति का जायज़ा किया, सैकड़ों पुलिस अधिकारियों से बात हुई जो मौके पे मौजूद थे, उनसे हुई थी। बहुत सारे अधिकारियों का, पुलिस अधिकारियों का मामला था कि अगर कुछ दृष्टि से कि जैसे एक तो सूचना तंत्र था वो उतना प्रभावी नहीं आ पाया और स्थिति का आकलन सही दृष्टि से नहीं हो पाया। अब वो किस व्यक्तिगत रूप से मैं किसी की वो नहीं कहता कि क्या कमी रही क्या नहीं रही, लेकिन एक व्यवस्था के तौर पे जो सूचनाएं जिस प्रभावी ढंग से मिलनी चाहिए थी वो कलेक्ट नहीं हो पाई और स्थितियों का आकलन सही ढंग से नहीं हो पाया। और जो मौके के अनुसार काफ़ी उनको रोकने की कोशिश की गई थी, फिर वो वहाँ बैठ गए काफ़ी संख्या में। तो कई पुलिस अधिकारियों को मानना था कि जब बैठ गए तो उसके बाद में फिर बल प्रयोग के बारे में निर्णय लेना एक परिस्थिति को देख के होना चाहिए था, ये लोगों का एक मानना था। तो अब कुछ ने कहा था कि कुछ अधिकारी ऊपर से निर्देश ले रहे थे, ऊपर वालों को घटनास्थल का पूरा ध्यान नहीं था। इस प्रकार की वहाँ बातें जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के मुँह से मैंने सुनी थी जो उस समय मौके पर मौजूद था। तो ये माना जा सकता है कि जैसे पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, स्थिति का विश्लेषण करते हैं, गहराई के साथ में समीक्षा करते हैं, इसलिए करते हैं कि भविष्य में ऐसी गलतियाँ नहीं हो। मकसद ये होता है कि किसी में कमी निकालना या किसी की आलोचना करना, ये उद्देश्य नहीं होता। लेकिन आप गलती करोगे तो गलतियों से ही सीखोगे, त्रुटियाँ। तो उसमें कहीं न कहीं चाहे प्रशासन में हो चाहे पुलिस में हो, किसी न किसी स्तर पे या किसी न किसी स्तर पे स्थितियों का आकलन करने में, सूचनाओं का आकलन करने में या निर्णय लेने में निश्चित रूप से चूक या त्रुटि या कहीं न कहीं कमी रही है, जिसकी वजह से इतनी गंभीर स्थिति बनी। ये एक सामान्य आकलन था। जनवरी 2008 में आप IPS ऑफिसर बनते हैं। आप राजस्थान पुलिस सेवा से IPS तक पहुंचे थे। बहुत कम ऑफिसर्स होते हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या थी और किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे? ऐसा कि एज ए पुलिस अधिकारी इसमें मैं आपको बता दूं कि जितनी 36 साल मेरी सेवा रही है उसमें 25 साल एज RPS का रहा, 11 साल एज IPS ऑफिसर रहा मैं। बहुत चुनौतीपूर्ण नौकरी होती है, बड़ी जिम्मेदारी की होती है और एक संवेदनशील अगर पुलिस अधिकारी होता है तो वो खुद भी उस पर मानसिक दबाव भी होता है और शारीरिक रूप से भी उसको कीमत स्वास्थ्य की चुकानी पड़ती है, ये बात सही है। लेकिन बहुत ही रुचिकर सेवा भी है और यदि इसको सही नीयत के साथ में किया जाए तो आप समाज की बहुत ही प्रभावी तरीके से बड़ी सेवा कर सकते हो। विशेष रूप से जो कमज़ोर और जो पीड़ित वर्ग है उसकी आप के लिए यदि आपने बहुत नीयत से, अच्छी नीयत से और मन से यदि उन लोगों की मदद की है तो उससे ज़्यादा कोई भी क्षेत्र में सेवा नहीं की जा सकती जितना एक पुलिस अधिकारी कर सकता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी अजमेर आए थे, तब आपकी उनसे क्या बातचीत हुई थी? हाँ, वो बेसिकली अजमेर दरगाह में आए थे और मैं उस समय पुलिस अधीक्षक नागौर के पद पर था, तो मुझे विशेष रूप से दरगाह का प्रभारी बनाया गया था क्योंकि कानून व्यवस्था की दृष्टि से दरगाह परिसर को खाली करवाना था। मैं चूँकि SP अजमेर रहा हुआ था तो मेरा लोगों से संपर्क था, थोड़ा प्रभाव भी था, तो मेरे कहने से उन्होंने दरगाह खादिमों ने खाली कर दी थी। वो उनका सहयोग मिला, वो जैसे होता है। तो वहाँ परिसर बड़ा बिल्कुल जिसको कहता है शांत था और जो इनका एक डेलीगेशन था वही मौजूद था और गिने चुने लोग थे। मैं प्रभारी के नाते निश्चित रूप से जब जरदारी जी से 4-5 मिनट के लिए मेरी व्यक्ति से भी बातचीत हुई
तो उनसे यही मैंने कहा, साहब आप दोनों पक्षों के उच्च बड़े नेता अगर आते जाते रहते हैं तो दोनों देशों के बीच में स्वार्थपूर्ण संबंध बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार किया और वो उन्होंने कहा कि भाई ये है, सही है आपकी बात शर्मा जी, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, मैं भी लिबरल हूँ जैसे होता है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो हमारी तरफ भी हैं, कुछ थोड़े बहुत आपकी तरफ भी हो सकते हैं, तो जो पूर्णतः शांति में भरोसा नहीं करते, वो उनके लिए उनके हित होते हैं तनाव बनाए रखने में। तो सब प्रकार के वो कहते हैं कि स्थितियाँ और तत्व होते हैं। तो इस प्रकार की एक सामान्य सी परिचर्चा हुई थी जैसे होता है। लेकिन निश्चित रूप से जब धार्मिक यात्रा पे कोई भी आता है तो ये भी अपन मानते हैं कि तय बड़ा नेता और पाकिस्तान का हो, वो हमेशा अच्छी और उजली बात ही करता है। तो इस प्रकार से ये एक अच्छी और वो परिचर्चा, एक सामान्य परिचर्चा हुई थी 4-5 मिनट के लिए, जो एक शिष्टाचार के नाते मेरा भी फर्ज बनता था कि एक वो जो उच्च नेता हैं वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, तो वो अगर बात करना चाह रहे हैं तो शालीनता और शिष्टाचार के साथ उनसे बात की जाए। किताब में अनेक बार आपने अपनी धर्मपत्नी सुमन जी का जिक्र किया है, उनके त्याग का जिक्र किया है कि जब पोस्टिंग होती थी, ट्रांसफ़र होता था तो सामान पैक करना और बाकी सब बच्चों को संभालना, सब काम सुमन जी करती थी। क्या सुमन जी अगर आपके जीवन में नहीं होती तो आपने जो कुछ अचीव किया है, जो कुछ आपने पाया है, वो आप प्राप्त कर पाते? देखो, पुलिस जो संवेदनशील पुलिस अधिकारी होते हैं, जिम्मेदार पदों पर रहते हैं, अगर उनको उनकी पत्नी का सहयोग नहीं मिले तो वो अपनी नौकरी बढ़िया तरीके से नहीं कर सकते। ये तयशुदा बात है, क्योंकि घर, बाहर, सर्विस, बहुत सारे चैलेंजेस को तभी कर पाते हो जब आपको अपनी पत्नी का सहयोग मिला। मैं ईश्वर की कृपा है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सुमन का जो मेरी पत्नी है उनका पूरा मुझे सहयोग मिला, तो उससे मुझे ज़्यादा बेटर करने में, ज़्यादा अच्छा करने में मदद मिली निश्चित रूप से। आज के ज़माने में सिविल सर्विसेज का बहुत क्रेज़ है। दिल्ली की बात करें, जयपुर की बात करें, हर जगह कोचिंग की भरमार है, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जो बच्चे इस समय सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, आपकी उनको क्या राय होगी? देखो, ये बात तो सही है कि कंपटीशन बहुत है। एक हम हिंदुस्तान का अभी वो एरा चल रहा है, वो समय चल रहा है भारत का कि जिसमें अवसर कम हैं और उन अवसर को लेने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो कई लाखों में हो गई। ऐसा कंपटीशन दुनिया में शायद ही किसी कंट्री में होता होगा, और विशेष रूप से सिविल सेवाओं के लिए। तो पहले आदमी जो लक्ष्य निर्धारित करता है, इस क्षेत्र में जाना चाहता है, वो ये जांच ले कि मैं इतना सक्षम या इतना टैलेंट मेरे में है या नहीं है, क्योंकि सब का अलग अलग स्तर होता है टैलेंट का, सक्षमता का। वो जांच ले कि मैं उस श्रेणी में आता हूँ, वो ही आदमी उसकी तैयारी करे और वो ही उस क्षेत्र में जाने की कोशिश करे। यदि उसको ये अपने आप पे भरोसा है और फिर वो व्यवस्थित तरीके से तैयारी करता है, सही गाइडेंस प्राप्त करता है और जज्बे के साथ, इसमें आत्मविश्वास होना ज़रूरी है, और जिस दिन एग्ज़ाम दे उस दिन किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, ये पहली शर्त है। तो सफलता की संभावना निश्चित रूप से, जो 1000-2000 सेलेक्ट होते हैं सिविल सेवाओं में कभी जैसे होता है, तो वो उन्हीं में से होते हैं, पर उनमें से ये कंपटीशन है ही है। आखिर में कौन जीतता है? जो आखिर समय तक अपना धैर्य और सहजता बनाए रखता है, वो उस दौड़ में सफल हो जाता है। आपके कार्यकाल का कोई एक केस जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिसका समाज पे कोई असर पड़ा हो? देखो, मैं ऐसे व्यक्ति से तो कोई केस के बारे में वो नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि बहुत सारे केस होते हैं पुलिस अधिकारी के जीवन में, और मुझे काफ़ी फील्ड में ज़्यादा रहने का मौका मिला। एज ए पुलिस अधीक्षक 7 जिलों में मैं रहा, लेकिन सबसे मैं एक ही जनरल बात बताना चाहूँगा कि जैसे कोई गंभीर अपराध हो गया, मर्डर हो गया, और वो बड़ा मुश्किल था, ब्लाइंड मर्डर था, उसको हमने अगर खोल दिया तो वो बड़ा सुकून देता था। किसी के साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, वो और सामने बहुत प्रभावशाली लोग हैं जो उन पर न्याय कर रहे हैं, उसमें अगर यदि हमने न्याय दिला दिया तो बड़ा दिल को अच्छा लगता था। बहुत बड़ी कानूनी व्यवस्था है, उसमें हमने शांति व्यवस्था बनाए रखी तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है। चोरी, डेकोइटी, इसमें अगर हमने बरामदगी कर ली तो वो निश्चित रूप से अच्छा लगता था। और सबसे जो मेरे को अपनी अपील चीज़ करती थी कि जो फोर्स जिसका मैं लीडर होता था, जैसे 3000, 4000 जैसे होता था,
मेरे को सबसे अच्छा लगता था कि मेरी कार्यशैली की वजह से या कार्यप्रणाली की वजह से या मेरे उसकी वजह से वो मेरे पे भरोसा जब करने लग जाते थे कि ये साहब हमारे जिला पुलिस अधीक्षक हमारे अपने हैं, वो हमारे हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती थी कि वो मुझ पे पूर्ण जब भरोसा करने लग जाते थे मेरे काम करते। और ऐसा मेरे साथ अक्सर हो जाता था। ऐसा इस मामले में मैं भाग्यशाली रहा कि फोर्स और आम पब्लिक से मेरा बहुत जुड़ाव रहा। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और एक विशेष रूप से स्नेह और सम्मान भी दिया। सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाते हुए अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, दोस्तों आज के हमारे मेहमान हरिप्रसाद जी शर्मा की ये किताब आई कर्तव्य पथ। प्रभात प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे ये मिल जाएगी आपको। अगर आप जानना चाहते हैं पुलिस अफसर की ज़िंदगी होती कैसी है, क्या क्या चुनाव आपको करना पड़ता है जब आप ईमानदारी का चुनाव करते हैं, क्या क्या समस्याएं सामने आती है, हर बात आपको देखने को मिलेगी। अगर आप किसी सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका मन है एक अफसर के बारे में जानने का जिसने ईमानदारी के लिए क्या क्या सहन किया, तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। प्रभात प्रकाशन की किताब आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे सब जगह मिल जाएगी। मेरी राय है आपको ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। धन्यवाद।